दोस्तों हमारी इस वीडियो से हम लोग हिंदी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये हिंदी आपके सभी एग्जाम्स में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ओके, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आपको ये हिंदी का जो सेक्शन है जिसमें भी ये आता है उसके लिए ये सभी की सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले जब हिंदी स्टार्ट होती है हमारी तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था, कब हुआ था, किन किन चरणों में हुआ था, वो भी सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये चीजें आपका सबसे पहला हिंदी भाषा का विकास जो कि आपका चैप्टर 1 हो जाएगा, यानी कि पार्ट 1 हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि हिंदी भाषा ने कैसे कैसे अपने अंदर परिवर्तन लेके आई, किससे हिंदी भाषा निकली है पहली बात तो। फिर आपका इसके बाद आएगा भाषा, फिर आपके बाद उसके बाद आएगा आपका लिपि। लिपि के बाद आपका यहाँ पे फिर जो अन्य होते हैं आपके, जैसा कि आपका वर्णमाला हो गया, वो सब आप पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। ओके, यहाँ पे आप ध्यान देना, अभी तक संसार के सभी जो भाषा परिवार है का एक निश्चित अनुमान नहीं लगा सका कि कौन किस परिवार में आता है। जैसे मान लो यहाँ पे हिंदी भाषा है, वो हिंदी भाषा किसके अंतर्गत आती है। टोटल हिंदी है, जर्मन है, फ्रेंच है, अरबी है, बहुत सारी भाषा है ना, इटालियन है, अमेरिकन है, आप बोल सकते हो बहुत सारी भाषा, अंग्रेजी है। तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं अभी तक ना ये पता नहीं चल सका है कि टोटल कितने यहाँ पे निश्चित परिवार है। परिवार क्या होता है, परिवार में होते हैं लोग, है ना। तो वैसे ही भाषा का परिवार, भाषा परिवार में ये कौन कौन सी, जैसे कि आपका ना जो आपका भारोपीय भाषा है ना, भारोपीय भाषा, उसमें हिंदी आती है। तो ये भाषा का परिवार है, उसमें हिंदी आ गई, अंग्रेजी आ गई, उसमें फ्रेंच आ गई, जर्मन आ गई, ये उसके परिवार के सदस्य हैं। तो हिंदी किस परिवार की है, भारोपीय परिवार की है ना। उसी प्रकार से ये जो टोटल परिवार है ना, अभी तक ये डिसाइड नहीं किए जा चुके हैं, अभी तक नहीं किए गए हैं। ओके, जो ये विभिन्न जो हमारे भाषाविद होते हैं, जो भाषा पे क्या करते हैं, एक तरीके से शोध करते हैं, भाषा पे रिसर्च करते हैं, है ना। तो उनके द्वारा अलग अलग परिवारों के बारे में बताया कि मेरे हिसाब से इतने होने चाहिए, किसी ने बोला कि मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए। जैसे रेई रेई ने बोला कि एक ही भाषा परिवार है पूरी दुनिया में, कोई अलग नहीं है। पर्टरीज ने बोला कि 10 भाषा के परिवार हैं। वेलेम वॉन हम्बोल्ट ने बोला कि 13 परिवार है। ग्रे ने बोला 26 परिवार है। फ्रेडरिक मूलर ने बोला 100 से अधिक भाषा परिवार है। उनके अनुसार ही अब हमने इनमें से किसी को भी नहीं माना है, क्योंकि इनके अलग अलग मत हैं अपने हिसाब से कि इन्होंने कितने परिवार माने हैं भाषा को। इसीलिए अभी तक ये निश्चित नहीं हो सका है कि टोटल कितने भाषा के परिवार हैं। सामान्यतः जो संसार की भाषाएं उनको हमने कितने भागों में विभक्त किया है, 12 भाषाओं में विभक्त किया है सामान्यतः। जर्नली अगर मैं बोलूँ आप लोगों से, तो जर्नली हमने क्या करा, जो टोटल जो हमारी जितनी भी भाषाएं हैं पूरी दुनिया में, हमने उन्हें 12 जो भाषाएं हैं, 12 भाषाएं परिवार हैं, उसमें हमने उनको डिवाइड कर दिया। जैसे भारत यूरोपीय अथवा भारोपीय कुल। अब ये सबसे पहले हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसी के अंतर्गत हिंदी भी आती है। ये जो आप आगे पढ़ोगे आपका यहाँ पे भारोपीय कुल ही आएगा। तो भारत यूरोपीय सबसे बड़ा भाषा परिवार भी है, एग्जाम में कई बार आ रखा है कि सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो कौन सा है, तो वो आपका भारोपीय ही एग्जाम में आ सकता है। सामी अथवा सेमेटिक कुल, हामी अथवा हेमेटिक कुल, तिब्बती चीनी जिसमें हम लोग चीनी भाषा बोलते हैं, यूराल और अल्टाइक कुल जहाँ पे आपने रशिया वाला एरिया देखा होगा, द्रविड़ कुल जहाँ पे हम लोग अपने हमारे जो भारत की दक्षिणी भाषा है ना, मलयालम होगी, तेलुगु होगी, तमिल होगी, कन्नड़ होगी, ये सब जो भाषा है वो यहाँ से आई है। मलय या मेले पालेनेशियन कुल जो आपको नीचे वाले इलाकों में देखने को मिल जाएगा, जो हमारे कौन से दक्षिण पूर्व वाले राज्य हैं। बंटू कुल, ओके, मध्य अफ्रीका कुल, अमेरिकी कुल, जापानी कोरियाई कुल और ऑस्ट्रिक कुल। ये हमारे टोटल 12 कुल हैं जिसे हम जनरली मानते हैं। ये भी अभी तक कहीं पर ही ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक रूप से अभी तक इसे नहीं बताया गया। अब इसके अंतर्गत हमने कुछ और भाषाएं भी है जिनको हमने इनसे अलग रखा है। जैसे आपका कॉकेशियस हो गया, ऑस्ट्रेलियाई भाषा होगी, पापुई भाषा हो गया, सुडानी भाषा, बुशमैन भाषा, है ना, ये तो एक ट्राइब भी है। बास्क तथा यूटस्कन भाषा आदि भाषाएं जो परिवार है इनका भी उल्लेख मिलता है, लेकिन हमने इनको इन 12 भाषा परिवार में नहीं जोड़ा है। ये जो भाषा का ठीक ठीक वर्गीकरण अभी तक नहीं किया जा सका है, इसलिए कभी इनकी स्वतंत्र सत्ता मान ली जाती है तो कभी किसी अन्य भाषा परिवार में इनका विलय कर दिया जाता है। जैसे ये आपको जो ये अतिरिक्त भाषाएं मिलेगी ना, कॉकेशियन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भाषा जो है इनको हमने पर्टिकुलरली किसी के अंतर्गत नहीं माना है। हम कभी इसको मध्य अफ्रीका में ले लेंगे, कभी इसको हम बंटू कुल में ले लेंगे, कभी हम ऑस्ट्रिक कुल में ले लेंगे। जैसे आपका ये ऑस्ट्रेलिया ही है तो हम इसको ऑस्ट्रिक कुल में ले लेंगे, है ना, कई बार ऐसा हो सकता है। बुशमैन है, हम इसको मध्य अफ्रीका वाले में ले लेंगे, क्योंकि ये जो भाषा है हमने
ये 2-3 परिवारों में भी आ सकती है, इसलिए हमने इन भाषाओं को अलग रखा है अभी तक। कौन सी वाली भाषाओं को? इन भाषाओं को। ओके। अब जो हिंदी है हमारी, जब हम पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी भाषा का संबंध, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन गया, बहुरूपीय भाषा परिवार से है, जो कि सबसे पहले भाषा परिवार थी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था। ओके। जो हिंदी भाषा है उसका संबंध किससे है? बहुरूपीय भाषा परिवार से। इसलिए उपर्युक्त भाषा परिवार में से केवल बहुरूपीय का ही विस्तृत उल्लेख यहाँ किया जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये किस परिवार के अंतर्गत आती है? बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, भारत प्लस यूरोप। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना, बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, इसलिए आगे हम लोग इसी को ही पढ़ेंगे। हिंदी भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार की शाखा है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, कि जो हिंदी भाषा है वो किसका है? वो है आपका इंडो यूरोपियन, यानी कि बहुरूपीय भाषा परिवार का है। यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो ये बहुरूपीय भाषा परिवार है, ये सबसे बड़ा भाषा का परिवार है। क्यों है? क्योंकि इस परिवार के अंतर्गत दुनिया की बहुत जो बड़ी बड़ी भाषा है वो आती है। जैसे अंग्रेजी बहुत बड़े स्केल में बोली जाती है, बहुत बड़े जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। रूसी हो गया आपका, प्राचीन फारसी हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये सब किसके अंतर्गत आती है? ये बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत आती हैं। सबसे ज्यादा लोग दुनिया में यही भाषा ही तो बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा तो भाषा कौन सी बोली जाती है पूरी दुनिया में? मंडारिन चाइनीज बोली जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही भाषा हो गई ना उस परिवार की। लेकिन ये एक ऐसा परिवार है इसकी सारी ही भाषा दुनिया में विस्तृत रूप से बोली जाती है। तो ये तमाम भाषाएं इसके अंतर्गत आती है। और भी भाषाएं, मैं सिर्फ यही भाषाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी भाषाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती है, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। भारोपीय, कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारोपीय का मतलब क्या होता है, तो भारत प्लस यूरोप में रहने वाली भाषाएं, में बोली जाने वाली भाषाएं, ओके, भारोपीय हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान देना, यूरोपीय बोलते हैं ना आप लोग कहीं, तो भारोपीय। ओके, भारत प्लस यूरोप, ये समूह की भाषा है। ओके, इसके अंतर्गत यूरोप में बोले जाने वाली भाषाएं जितनी भी यूरोप में होगी, जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, ईरान में बोली जाने वाली भाषा, ओके, ईरानियन जो हम भाषा बोलते हैं ना, अफगानिस्तान में बोली जाने वाली भाषा, उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा जैसे हिमाचली हो गई, पहाड़ी हो गई, सब जो बोलियां है, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये बोलियां है। ओके, जो संस्कृत है, आप कश्मीरी बोल सकते हो, आप पंजाबी बोल सकते हो, सिंधी बोल सकते हो, मराठी बोल सकते हो, ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? भारोपी के अंतर्गत आ जाएंगी। उत्तर भारत की सारी भाषाएं, दक्षिण को छोड़कर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो भारोपीय भाषा परिवार है, इसके दो समूह हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। जो ये भारोपीय भाषा है, इसके दो समूह है, शतम और केंतुम। ठीक है। अब यहाँ पे ये किसने बताया कि भारोपीय भाषा के दो परिवार है? दो परिवारों के बारे में बताया, शतम और केंतुम के बारे में, अस्कोली ने। किसने बताया? अस्कोली ने। कंठ ध्वनि, जो हमारे कंठ से, जो हमारा गला है ना, गले का जो हमारा कंठ है, उनकी ध्वनियों के विकास, उनकी ध्वनिया का मतलब जो है, वहां से जो आवाज निकलती है, उसके आधार पर बहुरूपीय भाषा परिवार को दो समूह में बांटा गया है। कौन सा है? संतम हो गया, शतम भी बोलते हैं, शतम और केतुम। अब ये क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बता दूंगा। शतम का मतलब पहले बात तो 100 होता है, ये चीज आप ध्यान देना। ये जो वर्गीकरण है ना, 100 नंबर को लेके किया गया, कि मान लो, अब क्या होता है, लैटिन भाषा में 100 को केंतुम कहते हैं, है ना, सेंटम, आपने सुना होगा, सेंटम कहते हैं। और वैदिक यानी कि संस्कृत जिसे हम बोलते हैं, हिंदी भाषा में शतम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका शतम हो गया, और ये लैटिन भाषा में केंतुम हो गया। समझ में आया आपका? तो जैसे ईरानी भाषा में शतम कहते हैं। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। वहाँ पे शाह को हमने क्या बना दिया? सा बना दिया। तो ये अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था बहुरूपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा परिवार है, जिसके अंतर्गत हिंदी आती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके अंतर्गत दो समूह है, शतम और केंतुम, यही बताया था। अब इनका विकास क्यों किया गया, ये आपको बताया कि 100 को लेकर हमने ये माना कि किस भाषा में 100 को क्या बोलते हैं, इस हिसाब से हमने इसके दो समूह बनाए। जैसे जिनकी कंठ ध्वनियां, कंठ मैंने आपको बताया था गले से निकलती हैं जो ध्वनियां। ओके, जैसे क ख ग घ, है ना, ये कौन सी ध्वनियां है? का से निकलती है। अभी आप ये किस में पढ़ोगे? आप ये वर्णमाला में पढ़ोगे। कंठ ध्वनियां क्या होती है, मूर्धन्य क्या, तालुव्य क्या होती है, दंत क्या होती है, ओष्ठ क्या होती है, ये सब आपको मैं आगे बताऊंगा। केंतुम समूह, जिसमें कंठ ध्वनियां क ख ग आदि संघर्षित ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई लोग स को श कहते हैं, है ना, जैसे आपने सुना होगा श को श कहते हैं। ओके, क ख ग जो हमारी कंठ से निकलने वाली ध्वनियां हैं, इनको हमने संघर्षित ध्वनि, संघर्षित ध्वनियां क्या होती है, ये आप वर्णमाला में पढ़ोगे। संघर्षित ध्वनि श श श ह, ये सब कौन सी होती है ध्वनियां? ये होती है संघर्षित, जिसमें
बोलते वक्त संघर्ष करना पड़ रहा हो, गर्म हवा बाहर निकल रही हो, वो सब कौन सी ध्वनियाँ होती है? संघर्षित ध्वनियाँ। ये आप अभी आगे वर्णमाला में भी पढ़ने वाले हो, ओके, ये नॉर्मली इसमें आएगा। तो सबसे पहले बहुरूपीय भाषा परिवार, उसमें दो हमने इसको डिवाइड कर दिया, शतम और केंतुम, इनका मतलब 100 होता है, ओके। अब ये जो बहुरूपीय भाषा परिवार है, इसके दो भाग हैं। इन दो भागों में भारत किस भाग में आता है? तो शतम, संस्कृत भाषा में ही तो शतम कहते हैं, है ना? ये तो नॉर्मल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं आपको जो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। शतम को 100 कहते हैं, तो ये हिंदी भाषा इसके अंतर्गत आएगी। तो शतम वाले ग्रुप में, शतम वाले भाग में हमको आर्य अथवा भारत ईरानी भाषा, अर्मेनियन, बाल्टो स्लाविक, अल्बेनियन, तो ये सब कौन सी भाषा है? ये हमको नहीं पढ़नी है, हमको सिर्फ पहली वाली पढ़नी है, आर्य, आर्य भाषा, ठीक है? आर्य भाषा को ही आप लोग क्या बोलोगे? हिंदी भाषा बोलोगे। आर्य भाषा के अंतर्गत ही आपको हिंदी मिलेगी, है ना? और केंतुंग में ग्रीक, जो यूनानी लोग बोलते थे, इटालियन, इटैलिक लोग बोलते थे, केल्टिक हो गया, जर्मनिक हो गया, ट्यूनेटिक हो गया, ओके, ये सब भाषा किसके अंतर्गत आती है? केंतुंग के अंतर्गत। हमने इसको भी नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ शतम के अंतर्गत किसको पढ़ना है? आर्य अथवा भारत ईरानी भाषा। अब ये जो आर्य भाषा है ना, जिसको जिसके अंतर्गत हिंदी आती है, अथवा भारत ईरानी, इसके ना तीन प्रमुख भाषाएं हैं, तीन उपकुल है। जैसे जैसे ये आपका ये हो गया आर्य अथवा भारत ईरानी, इसको भी मैंने अगर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसके भी तीन पार्ट कौन से होते हैं? एक होती है भारतीय ईरानी भाषा, भारतीय आर्य भाषा भी बोल सकते हो, है ना? फिर दूसरी आती है इसमें ईरानी, तीसरी आती है इसमें दरद या पैशाची। ये आपको बाकी नहीं पढ़ना है, ईरानी भी नहीं पढ़ना है, पैसाची भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ भारतीय आर्य भाषा पढ़नी है। भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी आती है? संस्कृत हो गया, यूनानी हो गया, ईरानी हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, रूसी हो गया, फ्रेंच हो गया, अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया। ये सब भाषाएं किसके अंतर्गत आएंगी? ये सब आएंगी भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत, ओके। तो यहाँ पे भारतीय बहुरूपीय भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत आपको एक ग्रुप देखने को मिला, एक भाग देखने को मिला, शतम समूह। इस शतम समूह के अंतर्गत आपको आर्य या फिर भारत ईरानी वर्ग देखने को मिला, जिसके अंतर्गत आपको भारतीय हिंदी देखने को मिली। संस्कृत हो गया, ओके, ये भारतीय हिंदी का ही रूप है, संस्कृत से ही तो हिंदी की जननी हुई है। कभी एग्जाम में पूछ ले आपसे कि भाई संस्कृत की जननी कौन है? संस्कृत किसकी जननी है? तो हिंदी की है। थोड़ा बहुत अगर हम केंतुम को देखें, केंतुम वो भाषा है जिसमें हिंदी नहीं आती है ना? वहां पे कंठ ध्वनियां संघर्षी ध्वनियों में बदल जाती है ना? ये संघर्षी ध्वनि, कंठ ध्वनियां अभी आगे आप पढ़ोगे। तो जैसे ये जो केंतुम समूह है ना, इनकी भाषाएं प्राचीन समय में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। क्या हुआ? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे विद्वान दार्शनिक, इनके ग्रंथ लिखे गए, इनके ग्रंथ ग्रीक यूनानी भाषाओं में ही लिखे गए थे उस टाइम के। बहुत बड़े बड़े, ये सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े बड़े शोधकर्ता थे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ना चाह रहे थे? सिर्फ हम लोग यहाँ, हमको क्या पढ़ना है? हमको तो सिर्फ यहाँ पे हमको जस्ट वेट अ मिनट, हमको यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ना है? भारतीय आर्य भाषा परिवार, ओके, जो किसके अंतर्गत आती है? शतम समूह के अंतर्गत आती है। आर्य अथवा भारतीय ईरानी भाषा के अंतर्गत आती है, जिसमें संस्कृत ये सब मिलेगी, ओके। तो भारतीय आर्य भाषा, ये मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, भारतीय आर्य भाषा, जैसे हम बोलते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेजेस को। तीन काल, इसके ना तीन काल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों काल हम लोगों ने पढ़ने हैं। जैसे आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि ये सबसे प्राचीन आर्य भाषा है भारत की, ठीक है। तो सबसे प्राचीन, जब भारत में बोलना स्टार्ट हुआ, भारत में बात करना स्टार्ट हुआ, उससे पहले लोग आपस में बात करते होंगे, किसी साइन लैंग्वेज में बात करते होंगे, किसी पिक्टोरल लैंग्वेज में, यानी कि चित्रात्मक लिपि में बात करते होंगे। जैसे मोहनजोदारो आपने सुना होगा, मोहनजोदारो में जो भाषा थी वहाँ के लोगों की, ये बोला गया कि वो लोग चित्र के हिसाब से लिपि लिखते थे। अभी जब लिपि आएगा तो आप पढ़ोगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपका इंडो आर्यन है, यानी कि जो भारतीय आर्य भाषा है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, ये भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत भारत, जिसके अंतर्गत हिंदी आएगी। तो इसके जो भारतीय भाषा है, इसके तीन चरण बताए गए हैं, तीन काल बताए गए हैं। सबसे पहला जो काल है इसका, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सबसे प्राचीन की, सबसे प्राचीन समय में भारत में बोले जाने वाली भाषा, जिसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये कौन सा टाइम था? आपने इसे पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ये वो टाइम था जब वेदों की रचना करी गई, है ना? वेद लिखे गए। तो ये वैदिक संस्कृति या फिर लौकिक संस्कृति, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का पहला चरण जो है, जहाँ पे हम लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पर ना संस्कृत और लौकिक क्यों बोला है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वैदिक संस्कृत थी ना, ये वैदिक संस्कृत का उपयोग करा गया किसको लिखने में? ऋग्वेद को लिखने में।
अन्य वैदिक संहिताओं को लिखने में, ब्राह्मण लिखने में, आर्यणक आदि जो उपनिषद होते हैं उनको लिखने में इनका प्रयोग किया गया। आम जनता इसको समझ नहीं पा रही थी। ओके। आम जनता में बोले जाने वाली जो लौकिक का मतलब क्या होता है, जो लोगों के बीच में प्रचलित हो। ठीक है, तो लोगों के बीच में जो प्रचलित थी वो थी लौकिक संस्कृत। ठीक। ये भाषा अलग नहीं है, थोड़ी बहुत अलग है। जैसे हिंदी अगर आप लिखोगे, आज की डेट में जब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मैं देखो उसमें थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज कर ले रहा हूँ, जो जो मुझे समझ में नहीं आ रहे मैं इंग्लिश बीच में बोल दे रहा हूँ। तो हमने हिंदी को अपने अनुसार क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। हमने अपने अनुसार हिंदी को ढाल दिया। तो वैसे ही उस टाइम पे अगर आप बिल्कुल प्रॉपर हिंदी बोलोगे तो फिर सामने वाले को समझ में नहीं आएगी। है ना? जैसे आप बोलोगे स्वागत है आपका, नहीं तो आप नॉर्मली बोल दोगे वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, है ना? आपको अगर पूर्ण रूप से बोलना पड़ेगा तो मैं घनिष्ठ रूप से, या फिर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ आपसे मिलन करने के बाद, आप मेरे यहाँ पे आमंत्रित हैं और मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप संपूर्ण हिंदी में यदि अगर आप बात करें, जैसे यूपी में बात करते हैं, बिहार में बात करते हैं, नॉर्थ वाले एरियाज में हम लोग क्या करते थे, अपने हिसाब से हिंदी को मॉडिफाई कर देते हैं। तो वैसे ही लोगों के बीच में एक संस्कृत प्रचलित थी दूसरे टाइप की। हालांकि दोनों का जो वर्ड थे सेम थे, लेकिन लोगों ने इसे अपने अनुसार ढाल दिया था। ठीक है। वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए हैं, वैदिक संहिता, है ना, ऋग्वेद लिखा गया। उसी प्रकार से जो लौकिक संस्कृति है उसमें पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। ओके। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। संस्कृत इस टाइम पे बोली जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट भाषा थी। किस टाइम की? भारतीय आर्य भाषा के प्रथम प्राचीन चरण में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाषा थी वो थी संस्कृत। ये नॉर्मली है, क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे कि जो भारतीय आर्य भाषा है उसके सबसे प्राचीन काल में कौन सी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती थी, तो आप संस्कृत बोलोगे, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो वैदिक हो। वैदिक संस्कृत कौन सी होगी, इसमें वेदों की रचना करी गई। लौकिक संस्कृत कौन सी होगी, जिसे लोगों ने आपस में बोलने के लिए इस्तेमाल किया। उसी प्रकार से कई बार एग्जाम में आता है कि हिंदी की जननी किसको बोलते हैं, संस्कृत को कहते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत है। तो मध्यकालीन भारत आर्य भाषा अगर हम लोग बात करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो ये भारतीय आर्य भाषा है इसके 3 चरण है। पहला चरण मैंने आपको यहाँ पे बता दिया नॉर्मली। दूसरा जो है आपका ये है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का चरण। ये कौन सा समय है, 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। ओके, ये चीज समझ में आई। इस टाइम पे ना लोग संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं का प्रयोग भी करने लगे, क्योंकि सबको नहीं आती थी संस्कृत बोलना। तो उस टाइम पे 3 भाषाओं ने जन्म लिया। कौन सा? पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। क्यों लिया? क्योंकि इस समय नए, आप देखोगे आपको धर्म इस टाइम पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे धर्म आते हैं। है ना? ये वाला तो आपको पता है भाई, बुद्ध भगवान का जन्म हुआ, महावीर का जन्म हुआ तो जैन धर्म आया। है ना? उससे पहले आपको दिखेगा बौद्ध धर्म आया। अब बौद्ध भगवान हर किसी से अगर संवाद करना चाह रहे थे तो सबको संस्कृत नहीं आती थी, तो उन्होंने एक नई भाषा का इजाद किया। उसी प्रकार से जैन ने नई भाषा लेके आए। आम लोगों के बीच में अगर लोगों को संवाद करना है तो हमको उनकी भाषा आनी चाहिए। हर किसी को संस्कृत उस टाइम पे नहीं आती थी। संस्कृत एक बहुत ही उच्च वर्ग की भाषा मानी जाती थी उस समय। ठीक है, तो हर किसी को संस्कृत आना ये संभव नहीं था। तो जो पाली भाषा है, पाली भाषा मैंने आपको बताया था भाई 563 में किनका जन्म होता है भाई, बुद्ध भगवान का जन्म होता है ना? 483 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब तक ये बौद्ध धर्म को संगठित कर चुके थे। बौद्ध धर्म के स्टैब्लिशमेंट, यानी कि उसका एक तरीके से आप बोल सकते हो उसके उसके जनक माने जाते हैं बुद्ध भगवान। उन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत कर दी थी। तो बौद्ध धर्म की जब शुरुआत करी थी तो वो लोगों को उपदेश देते थे। तो जो बुद्ध भगवान उपदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे, पाली भाषा में देते थे। और जो बौद्ध ग्रंथ बनाए गए, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, वो सब किस भाषा में बनाए गए, पाली भाषा में बनाए गए। अब ऐसा नहीं है कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो प्राकृत में नहीं है, हैं प्राकृत में, लेकिन अत्यधिक किस में है, पाली भाषा में। उसी प्रकार से जो अगला धर्म बनता है फिर वो जैन धर्म बनता है ना? हालांकि इसकी तो जो शुरुआत है ऋषभ देव ने कर दी थी, लेकिन जो इसके 23वें तीर्थंकार थे, कौन थे 23वें तीर्थंकार, आप लोग को पता होगा, है ना? वर्धमान महावीर। 24वें तीर्थंकार वर्धमान महावीर, उन्होंने जैन धर्म की एक तरीके से आप बोल सकते हो आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि करी, उसको बहुत आगे तक लेके गए, उसको संगठित किया। तो ये जो प्राकृत है आपकी, जो प्राकृत भाषा है, इसको अपनाया किसने, भगवान महावीर ने। ओके। तो महावीर ने जब अपने लोगों को उपदेश दिया, जैन धर्म का उपदेश दिया, तो वो किस भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में दिया। हालांकि जैन धर्म की कुछ किताबें हैं उसमें पाली भाषा का भी हुआ है प्रयोग, ऐसी बात नहीं है।
जैसे आपको कई किताबें देखने को मिल जाएगा, मिलिंदो पन्नो देखने को मिल जाएगी पाली भाषा में, जहाँ पे मिनांडर से एक बौद्ध भिक्षु क्या कर रहा है, एक तरीके से दोनों के बीच में संवाद हो रहा है ना। कई जगह आपको जैन धर्म मिलेंगे, ऐसे धर्म जहाँ पे वो पाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की भाषा का प्रयोग होता था, क्योंकि अंत में इनको क्या करना था, लोगों से संवाद करना था, लोगों को समझाना था ना, समाज में एक अच्छाई लेके आनी थी। तो इन्होंने किसी भी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन अत्यधिक जिस भाषा का प्रयोग किया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो महावीर के समय यानी कि जैन धर्म के समय प्राकृत भाषा का सर्वाधिक जोर दिया गया। अपभ्रंश भाषा, अब ये दोनों भाषाओं को मिला दिया गया आगे जाकर, इन दोनों भाषाओं से कुछ शब्द लिए, इनसे कुछ शब्द लिए, इन सब से मिलाकर एक जर्नल लैंग्वेज, एक सामान्य भाषा बना दी गई, जिसे हम बोलते हैं अपभ्रंश। ठीक है, ये अपभ्रंश ही बाद में जाकर हिंदी बनती है आगे जाकर। समझ में आ गया? कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिंदी का विकास किससे माना जाता है, तो आप क्या बोलोगे? हिंदी का विकास अपभ्रंश से माना जाता है। ओके, सिंपली आप ये बोलोगे। अभी तक क्या चल रही है यहाँ पे? संस्कृत चल रही है। संस्कृत तो जननी हुई, जिसने जन्म दिया है। संस्कृत तो जननी हुई क्योंकि उसने हिंदी भाषा को जन्म दिया है। लेकिन किस चरण के बाद यहाँ पे आपको हिंदी का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा? वो मिलेगा अपभ्रंश के बाद, जब पाली खत्म हो गई, प्राकृत खत्म हो गई, लोगों ने अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है जब उन्होंने किसी चीज को मिक्स कर दिया, मिला दिया। ओके, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश में भी तीन ऐसे कवि हुए जो बहुत ज्यादा फेमस हुए उस टाइम पे, जैसे स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश काल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है पौमचरियु। ठीक है, राम के चरित्र का वर्णन इन्होंने अपभ्रंश में ही किया है। ठीक है, हालांकि इसे पूरा नहीं कर पाए। इसके इसको जो पूरा किया, इनके जो पुत्र थे त्रिभुवन, उन्होंने पूरा किया। पुष्पदंत हुए, इनकी रचना है महापुराण। ठीक है, जस हर हर चरित, ओके, यशोधर चरित भी बोलते हैं, यणक कुमार चरियु, ओके, त्रिपटी त्रिषष्टि महापुरुष, ओके, गुलालंकार, सूक्ति कोश, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? पुष्पदंत की हैं, एग्जाम में कई बार आती है। महापुराण हो गए, सब आप एग्जाम के लिए याद करना। पौमचरियो भी आ रखी है, स्वयंभू की पुस्तक है। ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि किस भाषा का है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं जैसे महापुराण किस व्यक्ति ने लिखी है, किस महापुरुष ने लिखी है, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे। किस विद्वान ने लिखी है, तो पुष्पदंत ने लिखी है। धनपाल, धनपाल की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है, बाहुबली चरियु, ओके, भविष्यत, लच्छी, नाममाला, ओके, पाइया, लच्छी, नाममाला, ये सब कवि धनपाल की जो है क्या है, ये पुस्तकें हैं अपभ्रंश काल में। अपभ्रंश काल में तीन सबसे इंपॉर्टेंट लोग हुए, और जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना स्वयंभू। स्वयंभू को वाल्मीकि कहते हैं। वाल्मीकि ने क्या लिखी है, याद रखना, वाल्मीकि ने रामायण लिखी है ना, एग्जाम में आता है कई बार, वाल्मीकि ने रामायण भी लिखी है। तो वाल्मीकि एक बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। तो इनकी तुलना किससे करी है? वाल्मीकि से करी है। किस काल के? अपभ्रंश काल का। वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। ये तीन मैंने आपको बता दिए। ये चरण खत्म हो गया। अब मध्यकालीन चरण यानी कि जो मिडल एज था वो खत्म हो गया, जो कि किस टाइम का था? 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। ओके, अब आता है तीसरा चरण, जहाँ पे आपको आधुनिक हिंदी भाषा देखने को मिलती है, जो कि आज के समय तक यहाँ पे चलती जाती है। तो आधुनिक भाषा कौन सी भाषा? भारतीय आर्य भाषा, जो कि हम बोलते हैं मिश्रित हिंदी। अब हिंदी में भी मिक्सचर होने लगा। सबसे पहले हिंदी में संस्कृत का प्रयोग अत्यधिक होता था, पाली का होता था, फिर प्राकृत का होता था। अब धीरे धीरे हमने हिंदी को अपने हिसाब से क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, बदल दिया उसको। तो जो प्राचीन हिंदी है, मध्यकालीन हिंदी है, और आधुनिक हिंदी जो आज हम लोग बोलते हैं, कौन सी है वो? आधुनिक हिंदी। एग्जाम में आ सकता है आपके कि जो आज भारत में बोली जाती है सर्वाधिक हिंदी, वो कौन सी हिंदी है? तो आप बोल सकते हो वो है आपकी आधुनिक हिंदी। ओके, तो जो यहाँ पे प्राचीन हिंदी है ना, वो आपका 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में चलती थी। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850, जब अंग्रेज भारत में आए या फिर वो अपना राज स्थापित करके राज चला रहे थे। 1850 जो कि आपको पता है ना, 1857 की जो क्रांति है आपको बताएगा, उससे आप लोग याद कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो 1850 से आज तक जो हिंदी बोली जाती है वो किस में आती है? वो आती है आधुनिक हिंदी में। ये जो आपका काल है, ये दिल्ली सल्तनत वाला काल भी बोल सकते हो आप। ये वाला काल आप कौन सा बोल सकते हो? ये आप मुगलों वाला काल भी कह सकते हो। हालांकि मुगल तो 1526 में आए, लेकिन ये मुगल काल भी आप कह सकते हो। ओके, कभी एग्जाम में आ सकता है। तो ये हिंदी के चरण है, और आज हम जिस चरण में है वो है आपका आधुनिक हिंदी। हिंदी भाषा का विकास। अब यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया कि हिंदी भाषा कहाँ से आई,
ठीक है, कैसे उसका जन्म हुआ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि हिंदी जो भाषा थी वो भारतीय आर्य भाषा का पार्ट है, और भारतीय आर्य भाषा में भी 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट का मतलब 3 चरण है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें आपको हिंदी देखने को मिलेगी। अब हिंदी का विकास हम लोग यहाँ पे अगर पढ़ते हैं, तो हिंदी के विकास में आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी है, हिंदी का जो हिंदी का जननी है वो संस्कृत को ही बोलते हैं। संस्कृत से ही पाली का जन्म हुआ है, प्राकृत का जन्म हुआ है, अपभ्रंश का जन्म हुआ है। संक्रमण काल कौन सा है ये बीच वाला? जब आपने ये वाला काल देखा, कौन सा वाला काल? ये वाला काल देखा जहाँ पे हिंदी आपको अलग अलग चीजों में, क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, और वो हिंदी क्या हो गई? मिश्रित हो गई। ठीक है, वो हिंदी अब क्या हो गई आपकी? वो मिश्रित हो गई। यहाँ पे लोगों ने अपने हिसाब से हिंदी को बदल दिया। ठीक है, तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था हिंदी की जननी संस्कृत है, लेकिन हिंदी भाषा का जो उदय हुआ है, विकास हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश काल से हुआ है। ये वाला आपको दिख रहा होगा ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ये अपभ्रंश काल। ठीक है, जहाँ पे बौद्ध धर्म हो गया, जहाँ पे जैन धर्म के बाद वाला जो समय था अपभ्रंश काल, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? वहीं से हमारी हिंदी का जन्म हुआ है। तो ये जो आपका टेबल है ये आप लोग याद रखना, एग्जाम में आता है कई बार कि संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, फिर उसके बाद अपभ्रंश आए, फिर संक्रमण काल रहा बीच में, अवहट भी बोलते हैं इसको कई बार। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ इसमें, अन्य अन्य टाइप की हिंदियाँ आई, और इसके बाद हिंदी पूर्ण रूप से आज जो आप और हम बात कर रहे हैं वो क्या होती है? शुरू होती है। तो हिंदी तथा आधुनिक भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, ये आप लोगों को पता है, ये मैंने पहले ही बताया था, जननी इसकी संस्कृत है। ओके, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास। ये जो अपभ्रंश है, ये अपभ्रंश है, इससे बहुत सारी भाषाएं निकली हैं। मैंने आपको उस टाइम बताया ना, संक्रमण काल है। इसी काल में आपको खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, सिंधी, मराठी, बहुत सारी भाषाएं देखने को मिलेंगी। हालांकि वो सब पार्ट हिंदी का ही है, हिंदी के अंतर्गत ही आती है, लेकिन इन सब का जन्म कैसे हुआ है? हिंदी से हुआ है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये एग्जाम में याद रखना, ये भी आता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, अपभ्रंश। अपभ्रंश को हमने आगे आगे हम इसको और बांटेंगे। ठीक है, जैसे मागधी हो गया, अर्धमागधी हो गया, खस हो गया, ब्राह्मण हो गया, महाराष्ट्री हो गया, सौरसैनी हो गया। ठीक है, तो याद रखना ये अपभ्रंश के भेद है। अपभ्रंश को हमने कितने काल में काटा है, कितने भागों में बांटा है? ये 6 भागों में बांटा है, जिसके अंतर्गत सौरसैनी, सौरसैनी से कौन सी भाषा निकली है? वो निकली है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। कौन से वाला क्षेत्र है ये सौरसैनी वाला? ये आपका पश्चिम वाला क्षेत्र है। ये भाषा कहाँ पे बोली जाती है? अब ये संक्रमण काल में ये भाषा कहाँ पे बोली जाती थी? ये भाषा बोली जाती थी पश्चिमी भाग में, है ना? ये आपको पश्चिमी हिंदी मिल रही होगी, राजस्थानी। फिर मागधी, मागधी कौन सा है? मगध क्या होता है आपका? बिहार वाला एरिया है भाई, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया, मगध तो था वो। तो वो हो गया आपका बिहारी, वहाँ पे बोली जाती थी। उड़िया हो गया, बांग्ला हो गया, इन सब का जन्म किससे हुआ है? मागधी से हुआ है। ये जो संक्रमण काल है ना, ये वाला काल, ये है भेद है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अपभ्रंश में ही, ये जो अपभ्रंश था, ठीक है, इस अपभ्रंश काल में ही आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे अपभ्रंश जो था, इस अपभ्रंश में बहुत सारी भाषाएं अब अलग अलग हो गई, बाद में जाकर संपूर्ण सबने मिलाकर हिंदी बना ली, लेकिन उस टाइम को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अर्धमागधी ये पूर्वी हिंदी है। कौन सी पूर्वी हिंदी? ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। ये पूर्व में कौन सी भाषा है? ये पूर्व में कौन सी बोलते हैं? ये एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में कई बार आ रखा है, इसे हम बोलते हैं एबीसी, अवधि, ठीक है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। एबीसी से याद रखना, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। खस भाषा बेसिकली पहाड़ में बोली जाती थी, खसों का वहाँ पे ज़्यादातर एक तरीके से प्रतिनिधित्व था। तो गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली, ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली किसका भाग है? खस का भाग है। ब्राचड़, ब्राचड़ से सिंधी बनती है, महाराष्ट्र से तो मराठी बनती है, सिंपली आपको हो जाएगा। तो ये जो आपका है भारतीय आर्य भाषा संक्रमण काल, इसमें आप क्या पढ़ सकते हो? इसमें आप लोग इन सबको पढ़ सकते हो। अब हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां और उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? हिंदी में भी आप देखोगे भाई, कुमाऊनी बोल लो, गढ़वाली बोल लो, है ना, नेपाली बोल लो, आप सबका जो विकास है हिंदी से ही हुआ। तो हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा हैं? 5 उपभाषा हैं और 17 बोलियां हैं, है ना। जैसे आप गढ़वाली को भाषा नहीं बोलोगे, आप बोली बोलोगे। भाषा क्या होती है? एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, उसे हम बोलते हैं भाषा। और जो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसे हम बोलते हैं बोली। ठीक है, तो नेपाली एक भाषा है और गढ़वाली एक बोली है। ओके, समझ में आ गया? जैसे आपको मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा कौन सी भाषा है, कौन सी बोलियां हैं।
तो हिंदी भाषा में 5 क्या है उपभाषा है। उपभाषा क्या हो गया आपकी, ये पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, पूर्वी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया, मराठी हो गया, है ना, बिहारी हो गया, पहाड़ी हिंदी हो गया, राजस्थानी हिंदी हो गया। ये हमारा अलग सा पार्ट है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ये है 5 उपभाषा किसकी, हिंदी की। इसके अंतर्गत अब कौन कौन सी भाषाएं आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अर्धमागधी से हुई है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये आपको क्या मिलेगा, पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी, ये पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, ये एबीसी मैंने आपको पढ़ाया था, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना, मैंने आपको वहां पे बताया था। एबीसी जो है ये आपको करना है। तो ये जो पूर्वी हिंदी है इसका जन्म कहाँ से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है। ठीक है, और ये अपभ्रंश सारी की सारी अपभ्रंश के अंतर्गत ही आती है। तो अब जैसे यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि अर्धमागधी अपभ्रंश का भाग है और इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी ने जन्म लिया। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी अब कौन सी भाषा आएंगी वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी, है ना, पूर्व कौन सा वाला भाग है, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, है ना, ये आपको पता है, ये आपका उत्तर दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, उड़ीसा पड़ता है, बंगाल पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है, बिहार पड़ता है, वेस्ट बंगाल पड़ता है, ये सब पूर्व में। दक्षिण में आपका केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना। पश्चिम में आप गुजरात, राजस्थान ले लो, आप महाराष्ट्र ले लो, गोवा ले लो। उत्तर में आपका बहुत सारे हैं, उत्तर में तो उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल, पंजाब हो गया, JNK हो गया, ये सब उत्तर में आते हैं। तो पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अर्धमागधी से हुई है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी की सबसे अच्छी जो रचना है वो कौन सी है, रामचरितमानस, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैंने ये किसने लिखी है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, सौरसेनी से क्या निकली है, पश्चिमी हिंदी निकली है ना। राजस्थानी भी आएगा तो उसमें भी सौरसेनी आएगा। देखो यहाँ पे हमने हिंदी को 5 उपभाषा में बांटा है और ये जो 5 उपभाषा है इनमें 17 बोलियां आती है। मैंने तो उत्पत्ति यहाँ पे इसलिए लिखी है ताकि आपको यहाँ से भी दिख जाए। हालांकि ये उत्पत्ति आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो कि पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति खस से हुई है, यहाँ पर आएगा अभी। देखो ये जो पहाड़ी हिंदी है वो खस से हुई है, कई बार इसको सौरसेनी भी कहते हैं। ओके, तो पूर्वी हिंदी को हम अर्धमागधी कहते हैं, अर्धमागधी से उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी जो होती है आपकी सौरसेनी, इसकी उत्पत्ति कौन सी है, सौरसेनी, जिसमें आपको खड़ी बोली, कौरवी और नागरी भी हम इसे कहते हैं। खड़ी बोली जो कि हरियाणा में बोली जाती है ना, आपको पता होगा, या फिर आपको ऐसे क्षेत्र में बोली जाएगी जो गांव देहात वाले क्षेत्र होते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग मिलेगा आपको। इसको हम कौरवी और नागरी भी बोलते हैं। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी शब्द किसने बोला है, राहुल सांकृत्यायन ने बोला। खड़ी बोली को कौरवी किसने बोला था, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। ओके, इसी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, मथुरा में बोलते हैं ना, बुंदेली बुंदेलखंड में, कन्नौजी कन्नौज में बोलते हैं, बांगरू हरियाणवी, जो हरियाणवी भाषा होती है हरियाणा में बोली जाती है, वो भी किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये पश्चिमी से आप लोग यहाँ पे याद रखना, इन्होंने हरियाणा को भी ले लिया है। उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे वाले जहाँ पे इलाके हैं, कन्नौज हो गया, मध्य वाले इलाके, है ना, ब्रज मथुरा हो गया, ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगी भाषा, पश्चिमी हिंदी में मिलेगी। राजस्थानी की उत्पत्ति भी सौरसेनी से हुई थी। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये सब किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी के अंतर्गत आती है। ये हिंदी के ही पार्ट है। आपको जब आप इनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि ये हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन उनकी थोड़ी हिंदी अलग हो जाएगी। फिर आता है आपका बिहारी भाषा। बिहारी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, मागधी भाषा से हुई। भोजपुरी, मगही, मैथिली जो भाषा होती है, सैंथली यहाँ पे मत जोड़ना। ठीक है, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, मैथिली हो गया, ये सब किसका पार्ट है, ये सब बिहारी का पार्ट है। और बिहारी की उत्पत्ति कहाँ से बोली जाती है, बिहारी बिहारी हिंदी की मागधी से। पहाड़ों में भी उत्तराखंड के हो गए, हिमाचल के हो गए, JNK का हो गया, वहां पे आपको गढ़वाली मिलेगी, कुमाऊनी मिलेगी, हिमाचली मिलेगी। सब जो भाषा है पहाड़ी भाषा है, इसका जो विकास है वो खस से मानते हैं। लेकिन कई बार खस को सौरसेनी भी बोलते हैं। कभी आपके क्वेश्चन में कभी पूछ ले आपसे कि अगर वहां पे खस ऑप्शन ना हो पहाड़ी के लिए उत्पत्ति, तो सौरसेनी ही टिक मार देना। ओके, कई बार इसको सौरसेनी भी कहते हैं। फिर ये दक्षिण भाग ये अतिरिक्त है, ये मैंने आपको इसके अंतर्गत नहीं पढ़ा है। दक्षिण मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये ना लगे कि सर जो दक्षिण की भाषा है वो क्यों नहीं आ रही। दक्षिण की भाषा को हम लोग हिंदी में नहीं लेते ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिणी भाषा जैसे आपका कौन कौन सा हो गया, बीजापुरी, गोलकोंडी, अहमदनगरी, ये सब जो भाषाएं दक्षिण के अंतर्गत आती हैं। बेसिकली क्या हुआ, जो उत्तर भारत में जो खड़ी बोली थी ना, जो कि कहाँ पे बोलते थे भाई,
उत्तर भारत के क्षेत्र में बोलते थे, हरियाणा में बोलते थे, पंजाब में बोलते थे, या फिर आप बोल सकती हो कि हिमाचल की कुछ पार्ट में बोलते थे। उस टाइम पे जब मुगलों का यहाँ पे राज था ना, तो वो लोग इस भाषा को दक्षिण भारत में लेके गए, जहाँ पे उन्होंने इसको दक्कनी हिंदी बोला, दक्कनी उर्दू बोला। दक्कन कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू, है ना? दक्कन का पठार आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो दक्कनी हिंदी किसको बोलते थे ये लोग? खड़ी बोली को बोलते थे। एग्जाम में आ सकता है आपके। अब यहाँ पे आप समझ गए, मैंने आपको हिंदी की 5 उपभाषा बता दी। मैंने आपको ये अपभ्रंश काल में किस भाषा से क्या निकला है वो बता दिया, ठीक है? सौरसेनी, मगधी, अर्धमागधी, खस हो गया, भ्राचड़ हो गया। इन सबसे खस याद रखना पहाड़ी हिंदी के लिए, खस से पहाड़ी हिंदी जन्मी है। अब जो ये आपकी भाषा है, जो यहाँ पे भाषा है, 5 उपभाषा, इसमें कौन सी बोलियाँ आती है वो भी आपको बता दिया। सौरसेनी याद रखना, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी निकली है, उसके अंतर्गत ये सब आती है। ओके, ये है इसकी उत्पत्ति। और ये बोलियां हैं इसके अंतर्गत जो आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसे हम बोलते हैं एबीसी। ओके, चलो। अब कुछ प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी बोलियां कौन कौन सी बोली में करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, रामचरितमानस के बारे में बताऊंगा। रामचरितमानस तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी है ना? अवधी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ना? तो ये आप बोलेंगे, ठीक है? फिर सूरसागर, ब्रज भाषा, कन्नौज में बोलते थे ना, कन्नौज के ब्रज में बोलते थे, मथुरा में बोलते थे। तो सूरसागर किसने लिखी है? सूरदास ने लिखी है ब्रज भाषा में। पदावली मैथिली भाषा में लिखी है विद्यापति ने। साखी मिश्रित भाषा कबीरदास की। पद्मावत अवधी में लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने, है ना? ये सब किसकी है? पूर्वी हिंदी की है ना? ईबीसी मैंने आपको बताया था। उर्वशी खड़ी बोली में, कुरुक्षेत्र खड़ी बोली में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली में लिखा है। साकेत हो गया, ओके, साकेत यशोधरा भारत भारती खड़ी बोली में मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पे लिखी है, ठीक है? कामायनी का आप लोग मुझे बता सकते हो कि कामायनी क्या जयशंकर प्रसाद ने लिखी है या फिर किसी और ने लिखी है, ठीक है? या फिर आपको लगता है कि ये जो कामायनी है वो किसी और के द्वारा लिखी गई है, तो हम लोग यहाँ पे आगे इसमें देख भी लेंगे, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है? तो जयशंकर प्रसाद ही है। ओके, चलो। अब कुछ ब्रज भाषा, ये जो ब्रज है ना, अब कई बार एग्जाम में आती है, वैसे चांसेस कम है इसके आने के, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि जो ये अवधि है, ब्रज है, मैथिली हो गई, है ना, खड़ी बोली होगी, कई बार इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमने इन 3 चीज़ों को लेके चलना है। कौन सा? ब्रज भाषा, अवधि भाषा और खड़ी बोली। इनके कुछ इतिहासकारों के बारे में हमने पता करना है, कुछ इनकी किताबें जो लिखी गई है उनके बारे में हमको पढ़ना है थोड़ा। जैसे ब्रज भाषा में नंददास ने रास पंचध्यायी लिखी है, सुदामा चरित लिखी है, रस मंजरी लिखी है। तुलसीदास ने गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली लिखी है ब्रज भाषा में। अब ये ब्रज भाषा का इस्तेमाल भी करते थे, अवधि भाषा का इस्तेमाल भी करते थे। समझ में आ गया? तो ये मत बोलना कि सर तुलसीदास की तो यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस तो भाई अवधि में लिखी, लेकिन गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली ब्रज भाषा में लिखी। दोनों भाषा आती है इसको, इनको। नाभाजी ने भक्तमाल, गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव वन की वार्ता, 252 वैष्णव वन की वार्ता गोलकनाथ ने लिखी है। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने श्रृंगार रस मंडन लिखा है। सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। रहीम थे, रसखान थे, है ना? सैयद इब्राहिम याद रखना। केशव हो गया, धनानंद हो गया, बिहारी हो गया, ये सब किस भाषा के हैं? प्रमुख साहित्यकार ब्रज भाषा के। जैसे अवधि भाषा की सबसे इंपॉर्टेंट कवि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बता देना सर वो है रामचरितमानस। ने क्या लिखी थी भाई? क्या लिखी थी? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास के द्वारा। इनको गोस्वामी भी कहते हैं। ओके, जो ये आपका विनय पत्रिका है ये भी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है ना? विनय पत्रिका का ब्रज भाषा में भी है। थोड़ा इन्होंने विनय पत्रिका में ब्रज भाषा इस्तेमाल करी है, थोड़ी इन्होंने अवधि भाषा इस्तेमाल करी है, तो दोनों तरफ इसलिए लिखा हुआ है। सूरसागर, ठीक है, सूरदास ने, सूरदास की बाकी किताबें ब्रज भाषा में भी है। कबीर वाणी कबीरदास ने। अवधि विलास हरिचरित लालदास द्वारा लिखी गई है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधि भाषा में लिखा है। सुदामा चरित नरोत्तम दास, ठीक है, लोरकहा या चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखी है। राम जन्म सूरदास ने लिखी है। सत्यवती कथा ईश्वरदास ने लिखी है। मृगावती कुतुबन ने लिखी है। सुदामा चरित नरोत्तम दास ने लिखी है। ओके, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो किताब है वो इसमें भी आ जाए, क्योंकि किताब को इन्होंने दो मिश्रित भाषा में भी लिखा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई एक जो साखी है, साखी शबद और रमैनी, ये कबीरदास की है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये मिश्रित में, इसमें अवधि का भी प्रयोग हुआ, ब्रज का भी प्रयोग हुआ, ठीक है, खड़ी का भी प्रयोग हुआ।
तो खड़ी बोली के साहित्य मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। इन्होंने किससे प्रेरणा ली थी? अपने गुरुजी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और इन्होंने कुछ कविता लिखी, चारूचंद्र की चंचल किरणें, नर हो, ना निराशा करो मन को, ना निराश करो मन को, कुशल गीत, साकेत, ये मैथिली शरण ग्रुप ने लिखी खड़ी बोली। हरिचंद, भारतेंदु हरिचंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वप्न, चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश, ये रचनाएं इन्होंने लिखी थी। सिया राम शरण गुप्त ने, इन्होंने अंतिम आकांक्षा, नारी और गोद, उन्मुक्त गीत, इन्होंने इसकी रचना करी थी खड़ी बोली में। हरिऔध, पारिजात, कृष्ण शतक, कबीर कुंडल, रसिक रहस्य, राज कलश, चौखे चौपदे, चुभते चौपते, ये जैसी रचनाएं हरिऔध ने करी है खड़ी बोली में। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने खड़ी बोली और ब्रज भाषा के आरंभिक रूपों को मिलाकर रचनाएं की। तो खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग अमीर खुसरो ने ही किया था। ये एग्जाम में यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना, या फिर आप इसको माइंड में बैठा लेना कि जो खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है? सबसे पहला प्रयोग अपनी कविताओं में अमीर खुसरो ने ही किया है। ओके। रहीम, रहीम जो थे उनकी, उनके द्वारा कई ऐसे चीजें लिखी गई जो कि किसमें थी? खड़ी बोली में थी। तो यहाँ पे पर्याप्त प्रयोग धर्मिता का परिचय दिया है, यानी कि इन्होंने काफी ज्यादा प्रयोग किया है इन्होंने अपनी बुक्स में, अपने साहित्यों में। लोकायतन एक किताब है जो सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। सुमित्रानंदन पंत के जो बचपन का नाम था वो था गोसाई दत्त। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। सामधुनी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कुछ साहित्य और उनके किनके द्वारा ये लिखी गई है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट था ना, ये आपका पार्ट था कौन सा, जो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का विकास हो गया। ओके, भाषा कौन सी होती है, भाषा परिवार कौन से होते हैं, ये सब आपको यहाँ पे बता दिया है। हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया था। और हिंदी भाषा का विकास के अंतर्गत जब आपका अपभ्रंश काल आया, उसमें कितने यहाँ पे बोलियां हैं, उपभाषा हैं, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोग क्या पढ़ेंगे? आप भाषा पढ़ेंगे।